सुबह के 8 बजने वाले थे कि ट्रेन बार बार पटरियां बदलने लगी और उसकी रफ्तार भी कम होने लगी। ये सब किसी बड़े रेलवे स्टेशन की आमद की अलामत थी। रफ्ता रफ्ता ट्रेन थम गई। बाहर प्लेटफॉर्म पर फेरी वालों ने नारों, ललकारों और पुकारों से आसमान सर पर उठा लिया था। सबसे खास बात यह थी कि इन आवाजों में हैदराबादी उर्दू का गलबा था। पूरी ट्रेन में शायद सिर्फ मेरे कैबिन की खिड़कियां बंद थीं, चुनाचे मैंने खिड़कियां खोल दी। एक फेरी वाले से नाश्ता मंगवाने के बाद मैंने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। मुझे गुलबर्गा जंक्शन की तख्ती पढ़कर हैरत हुई। सारी रात सफर करने के बाद भी अभी मैं रियासत हैदराबाद दक्कन की हुदूद में ही था। आधा घंटा ठहरने के बाद ट्रेन रवाना हुई। गंगापुर नाम का एक रेलवे स्टेशन गुजरने के बाद ट्रेन कंडक्टर की आमद हुई। ये पहले वाले की निस्बत जवां सा अफसर था। मैंने उसे दोनों टिकट थमाते हुए शिकायत की। कहा, डियर ऑफिसर, मेरे दोस्त की तरफ से दोनों बर्थ बुक करवाना मेरे लिए राहत की बजाय बेजार कुन साबित हो रहा है। बराह करम आप एक बर्थ मंसूख कर दें और हो सके तो कोई खुश मिजाज सा मुसाफिर यहाँ भिजवा दें। मेरी बात से ज्यादा मेरे लहजे की बेचारगी महसूस करके वो हंस पड़ा। उसने बताया कि वो मेरी इजाफी बर्थ तो अभी कैंसिल कर रहा है और उसका उम्मीदवार तलाश करने की कोशिश भी करेगा, ताहम पूना जंक्शन से पहले उसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। मुझे कोई नया मुसाफिर अपने कैबिन में बुलाने से भला क्या दिलचस्पी हो सकती थी। मैं तो नारायण वाली कहानी अंजाम तक पहुंचाना यकीनी बनाना चाहता था। बहरहाल कंडक्टर का कहा दुरुस्त साबित हुआ। दोपहर 4 बजे के करीब ट्रेन पौने घंटे के लिए पूना जंक्शन के जबरदस्त चहल पहल वाले प्लेटफॉर्म पर रुकी तो मैंने हल्की हल्की भूख का इलाज करने के लिए 2 समोसे और चाय का कुल्हड़ मंगवा लिया। मैं फारिग हुआ ही था कि शक्ल से ठेठ कारोबारी दिखाई देने वाले गुजराती या मारवाड़ी साहब कोपे में दाखिल हुए और इशारे से राम राम करके नारायण वाली बर्थ पर बराजमान हो गए। सामान के नाम पर उसके हाथ में एक गोल सा कैनवस बैग था। बज़ाहिर मेरा हमसफर गपशप लगाने में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था, फिर भी मैंने ऊँगने का नाटक बेहतर समझा। पूना शहर से निकलने के बाद सरसब्ज पहाड़ी इलाका शुरू हो गया और मोड़ों और चढ़ाई उतराई की वजह से ट्रेन की रफ्तार कम ज्यादा होने लगी। रफ्ता रफ्ता मौसम में नुमाया ठंडक आने लगी और फिर अचानक रात उतर आई। उसके साथ ही हल्की हल्की बारिश होने लगी। जो अचकन मुझे अब तक अजाब लग रही थी, अचानक बड़ी नेमत लगने लगी। मारवाड़ी ने भी सर्दी से बचाव के लिए अपने बैग से एक ऊनी चादर निकाल कर ओढ़ ली। हमने खिड़की के शीशे गिरा रखे थे और साफ दिखाई दे रहा था कि हम सरसब्ज दरख्तों से घिरी पहाड़ियों के दरमियान आगे बढ़ रहे हैं। चढ़ाई उतराई के लिहाज से ट्रेन की आवाज मुसलसल बदल रही थी। कोई 2 घंटे पहाड़ों के दरमियान चलने के बाद रफ्ता रफ्ता नीम हमवार इलाका शुरू हुआ। उसके साथ ही बारिश बंद हो गई और सर्दी कम होने लगी। मैंने देखा मारवाड़ी ने अपनी चादर उतार कर दोबारा बैग में रख दी है। इस दौरान में पटरियों के दोनों तरफ छोटी बड़ी इंसानी आबादियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। फिर हम एक गुंजान आबाद शहरी इलाके में दाखिल हो गए। कुछ देर बाद ट्रेन की रफ्तार कम हुई और बिलाखिर वो एक कदीम तर्ज के बड़े से रेलवे स्टेशन में दाखिल होकर ठहर गई। वो कल्याण जंक्शन था। मारवाड़ी ने एक फेरी वाले को बुलाकर उसे कुछ कहा। वो कुछ ही देर में चाय के 2 कुल्हड़ उठाए पहुंच गया। मारवाड़ी ने एक कुल्हड़ मुझे थमाते हुए गुजराती में पूछा, आप ट्रेन से कहाँ उतरेंगे सर? दादर या बॉम्बे सेंटर बोरी बंदर? मैंने अंग्रेजी में जवाब दिया। चाय के लिए शुक्रिया लड़के, मैंने अभी उतरने के बारे में फैसला नहीं किया। उसने जल्दी से अंग्रेजी में कहा, मैंने इसलिए पूछा है कि अगर बोरी बंदर उतरना है तो वहाँ मेरी गाड़ी मुझे लेने आएगी। आप जहाँ कहोगे मैं आपको छोड़ दूंगा। मुझे फैसला करने में सिर्फ चंद लम्हे लगे। ये शख्स बज़ाहिर एक ठेठ कारोबारी लगता है, मगर नौसरबाज और ठग कोई भी भेस बदल सकते हैं। हो सकता है एक बूढ़ा शिकार देखकर उसकी राल टपक गई हो। उसकी पेशकश पुरकशिश है, मगर इस वक्त इस कदर अनमोल चीजें मेरी तहवील में मौजूद हैं कि मैं कोई खतरा मोल लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैंने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा, तुम्हारी मेहरबानी का बेहद शुक्रिया लड़के। मैंने अब दादर उतरने का फैसला किया है। मेरा पोता मनमोहन मेहता वहाँ के थाने में सब इंस्पेक्टर है। रेलवे स्टेशन पर उतरकर किसी पुलिस वाले से उसे इत्तला करवा दूंगा। वो खुद आकर मुझे ले जाएगा। खुदा जाने उसने थानेदार पोते का नाम सुनकर उम्दा अदाकारी से अपने तासुरात छुपा लिए थे या वाकई उसका दिल साफ था। उसने मेरी बात सुनकर कहा, ओहो, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर तो समझो सारा मसला ही हल हो गया। मैं तो आपकी ज़ईफी की वजह से फिक्रमंद था। उसके बाद से अगले 1 घंटे तक हमारे दरमियान बराए नाम ही बात हुई। इस दौरान में ट्रेन गुंजान आबाद शहरी इलाके में दाखिल हो गई। मेरे हमसफर ने बताया कि ट्रेन दादर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है। मुझे बखूबी इल्म था, ताहम मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और अपना असा संभाल कर उतरने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही देर में ट्रेन एक इंतहाई पुरहुजूम रेलवे स्टेशन में दाखिल हुई। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकते रुकते बावर्दी कुलियों का हुजूम एक साथ लपका।
میرے ہمسفر نے میری ہدایت کے مطابق ایک صحت مند اور جوان قلی کو میرا سامان اٹھانے کی ہدایت کی اور ساتھ ہی اسے خبردار بھی کر دیا کہ کسی قسم کی گڑبڑ سے گریز کرے، کیونکہ وہ دادر کے تھانے دار کے دادا کے لیے خدمات انجام دے رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ پہلے پہل پرجوش دکھائی دینے والا قلی اب بجھ سا گیا ہے۔ اس نے ٹرنک سر پر رکھا اور بیگ شانے پر لٹکا لیا۔ میں ٹفن کیریئر اٹھانا چاہتا تھا مگر اس نے وہ بھی مجھ سے لے لیا۔ بولا چلو دادو جی۔ ٹرین سے اترنے کے بعد وہ مجھ سے آگے آگے چلنے لگا۔ نصف پلیٹ فارم پار کرنے کے بعد اس نے پوچھا سامان کدھر اتار دوں دادو جی؟ میں نے کہا باہر نکل کر ٹیکسی سٹینڈ کی طرف چلو۔ اس نے حیرانی سے کہا مگر وہ سیٹ؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا اس کی بات جانے دو، اتنی رات کو انتظار کا کوئی فائدہ نہیں، خود گھر پہنچ جاؤں گا، ٹیکسی سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اس نے جواب میں کچھ نہ کہا، بس اسٹیشن سے باہر نکلنے کے مرکزی دروازے کی طرف چل پڑا۔ میری خاطر وہ خاصی سست رفتاری سے چل رہا تھا۔ میں نے اس کی مایوسی محسوس کر کے تسلی دی، کہا فکر نہ کرو چھوکرے، تیری پھیری اور ٹپ برابر ملے گی، تو مجھے کسی اچھی سی ٹیکسی میں بٹھا دے۔ قلی میری بات سن کر یکدم دوبارہ چہکنے لگا۔ اس نے مجھے ٹیکسی سٹینڈ پر پہنچا دیا۔ نمبر پر لگی ٹیکسی والے نے مجھے اندازے سے بیک وقت سلام اور رام رام کہہ کر خیر مقدم کیا۔ میرے اشارے پر قلی نے ٹرنک اور بیگ ٹیکسی کی چھت پر رکھوا دیے۔ میں نے اسے واقعی خوش کر کے واپس کیا۔ قلی کو ایک 10 اور 5 روپے کا نوٹ تھماتے دیکھ کر ٹیکسی ڈرائیور کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ اس نے پچھلا دروازہ کھول کر مجھے احترام سے بٹھایا اور پھر ٹیکسی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا کہاں لے چلوں سرکار؟ میں نے شفقت بھرے لہجے میں کہا بیٹا نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے احترام بھرے لہجے میں کہا مجھے رشید کہتے ہیں سرکار، عبدالرشید۔ میں نے اسی پیار بھرے لہجے میں کہا رشید بیٹا مجھے کسی پرسکون اور صاف ستھرے ہوٹل میں لے چلو، مہنگے سستے کا کوئی مسئلہ نہیں، 20 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں، نیند پوری کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سنتے ہی اس نے کہا میں آپ کو ایمبیسڈر ہوٹل میں ٹھہرا دیتا ہوں، وہ اچھی طرح سے آپ کی سیوا کریں گے، تھوڑا مہنگا تو ہے مگر اتنی رات کو کسی سستے ہوٹل میں ٹھہرنا آپ کے لیے مناسب نہیں۔ میں اس کا مطلب سمجھ رہا تھا، وہ میری ضعیف العمری کی طرف اشارہ کر رہا تھا، مگر اس نے ساتھ ہی اپنی صاف نیت کی شہادت بھی دے دی۔ رات کا خاصا حصہ گزر جانے کے باوجود اپنی دیرینہ روایت کے مطابق بامبے جاگ رہا تھا اور سڑکوں پر بھی اچھا خاصا رش تھا۔ میں رشید سے 2-4 پیار بھری باتیں کرنے کے بعد اپنے مطلب پر آ گیا۔ پوچھا رشید بیٹا کتنے وقت سے بامبے میں ٹیکسی چلا رہے ہو؟ اس نے کچھ سوچ کر کہا کوئی 7 سال تو ہو گئے ہوں گے سرکار۔ میں نے چونک کر ہمدردی بھرے لہجے میں کہا اوہو، یعنی تم تو کافی کچی عمر میں ڈرائیور بن گئے تھے۔ رشید نے بے نیازی سے کہا یہ بمبئی ہے سرکار، اپنے خون پسینے کی کمائی کرنے والے کو ہی اپنا سپوت مانتی ہے، ڈرائیونگ سے پہلے 5 سال تک ٹیکسی میکینکی بھی سیکھی ہے۔ میں نے حقیقی ستائش کے ساتھ کہا شاباش بچہ، تم تو واقعی بامبے کے اصلی والے بیٹے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ تم اتنے برسوں سے ٹیکسی والوں کی فیلڈ میں ہو، پھر تو تم بامبے میں زیادہ تر ٹیکسی والوں کو جانتے ہوگے۔ میری بات سن کر وہ ہنسا، بولا یہ بمبئی ہے سرکار، کوئی بھرت پور تھوڑی ہے کہ ادھر شروع اور ادھر ختم، یہاں کا تو ہر کونا پورا شہر ہے۔ پورے بمبئی کے تو چھوڑیں، اپنے علاقے کے سب ٹیکسی والوں سے واقف ہونا بھی مشکل ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے اس کی بات ٹالتے ہوئے کہا مگر تم ریلوے اسٹیشن پر مستقل چلنے والے سارے ٹیکسی والوں کو تو جانتے ہوگے۔ اس نے قدرے بیزار ہو کر کہا ہم لوگ اپنی ڈیوٹی بدلتے رہتے ہیں سرکار، آپ کام بتاؤ۔ میں نے نہایت احتیاط سے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے کہا تمہیں دیکھ کر مجھے ایک جاننے والے کا بیٹا یاد آ گیا ہے، وہ بامبے میں ہی ٹیکسی چلاتا ہے، کئی سال سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ میرے پاس اس کے نام کے علاوہ کوئی پتہ اور نشان نہیں ہے اور اسے ڈھونڈنا میرے بس کی بات نہیں۔ میں نے بات درمیان میں روک کر اس کی طرف دیکھا، پھر کہا اس کا نام اسلم ہے، عمر 50 کے قریب رہی ہوگی، پان کھاتا ہے اور فلمیں بہت دیکھتا ہے، گانوں کا بھی شوقین ہے۔ رشید نے میری بات سن کر قہقہہ لگایا، بولا ان نشانیوں پر تو پوری بمبئی کے ٹیکسی والے پورے اتریں گے سرکار، کوئی الگ سی نشانی بتائیں جس سے اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ میں نے کہا نشانی چھوڑو یار، بس یہ 3 باتیں یاد رکھو، نام اسلم، عمر 50 سال، بامبے میں پرانا ٹیکسی ڈرائیور۔ وہ ایک بار پھر ہنسا، بولا اسلم بھائی کی یہ 3 باتیں میں کیوں یاد رکھوں سرکار، کچھ حکم تو کریں۔ میں نے جواب میں پوچھا یہ بتاؤ رشید بیٹا کہ تمہاری پورے دن میں کیا کمائی ہوتی ہے؟ وہ ایک بار پھر ہنسا مگر مجھے سنجیدہ پا کر اس نے جواب دیا عام دن سب خرچہ ٹیکسی کا بھاڑا نکال کر 40-50 روپیہ، جمعے اور اتوار کبھی 60 کبھی 70۔ میں نے کہا تم مجھے اسلم ٹیکسی والے کا پتہ لگا کر دو، اسے میرے پاس بھجواؤ، میں پورا 100 روپیہ انعام تمہیں دوں گا۔ میری پیشکش سن کر رشید چونکا اور پرجوش لہجے میں بولا 100 روپیہ؟ آپ مذاق تو نہیں کر رہے سرکار؟ اچھا اگر میں نے اسے ڈھونڈ لیا مگر اس نے آپ کے پاس آنے سے انکار کر دیا تو؟ میں نے کہا تم اسے ڈھونڈ کر اسے میرا ایک پیغام پہنچا دو، اگر وہ کوئی جوابی پیغام دے تو وہ مجھے پہنچا دینا، بس اس کے بعد تم انعام کے حقدار بن جاؤ گے۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آتا ہے یا نہیں
या कब आता है ये तुम्हारा मसला नहीं। दरअसल इस बुढ़ापे में उसकी तलाश में बॉम्बे में भटकना मेरे बस की बात नहीं। इस असना में हम एम्बेसडर होटल में पहुंच चुके थे। उसे बॉम्बे के अच्छे होटलों में शुमार किया जा सकता था। मैंने अपना नाम दाऊद कश्मीर वाला दर्ज करवाया और घर का पता गोरेगांव बॉम्बे शर्की लिखवा दिया। होटल का खादिम मेरा सामान ट्रॉली में लाद कर मेरे कमरे की तरफ ले चला। इस्तकबालिया क्लर्क ने मेरी ज़ईफुल उम्री के पेश नजर मुझे जमीनी मंजिल पर कमरा अलॉट किया था। मैं रशीद को साथ लिए लॉबी में बिछी 2 कुर्सियों पर आ बैठा। वो कदरे झिझका मगर फिर मेरे सामने बैठ गया। मैंने उसे मुखातिब करके कहा, कल सुबह जैसे ही आंख खुले टैक्सी निकालो और असलम की तलाश में निकल जाओ। याद आया तुम्हारी तरह वो भी अच्छा मैकेनिक है। अपने जानने वाले टैक्सियों वालों से पूछोगे तो उसे ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। वो तुम्हें मिल जाए तो उसे सिर्फ ये कहना कि तुम्हारा नेवल कॉलोनी वाला दाऊद अंकल एम्बेसडर होटल में इंतजार कर रहा है। जल्द से जल्द उससे मुलाकात कर लो। मैंने अपना पैगाम दोहराया। उसने पुरजोश लहजे में यकीन दिलाया कि उसे एक एक लफ्ज याद हो गया है। मैंने 50 रुपए का नोट उसे थमाते हुए कहा, ये लो तुम्हारा आज का भाड़ा और बख्शिश। कल जैसे ही असलम तक मेरा पैगाम पहुंचाओगे यहाँ आकर अपना 100 रुपया इनाम ले जाना। खुशी से रशीद का चेहरा चमक उठा। वो कल सुबह ही मुहिम पर निकलने का वादा करके खुशी खुशी रुखसत हो गया। मैं अपने कमरे में पहुंचा तो रात वस्ती हिस्से में दाखिल हो चुकी थी और लगभग 36 घंटे की मुसलसल बेदारी भी अपना असर दिखा रही थी। मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद किया और आरामदेह बिस्तर पर दराज हो गया। कुछ ही देर में गहरी नींद आ गई। आंख खुली तो खिलाफ आदत दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था और मुझे काफी भूख लग रही थी। मैंने अपने कमरे में ही खाना मंगवा लिया। मुझे अंदाजा था कि रात भर टैक्सी चलाने के बाद रशीद का दोपहर से पहले जागना मुश्किल होगा। फिर भी आंख खुलने के बाद ही मैंने लाशऊरी तौर पर उसका इंतजार शुरू कर दिया। असलम अगर मेरे पैगाम के जरिए फौरी मुझे पहचान लेता तो उसका रशीद के साथ आना लगभग नामुमकिन था। उसे बखूबी इदराक होगा कि ये मावन बल्कि इजाफी किरदार जिस कदर जल्द कहानी से निकल जाए बेहतर होगा। दोपहर शाम में ढली और शाम रात में, मगर रशीद का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे झुंझलाहट होने लगी। ये बुजुर्गाना हुलिया मेरे गले का तौक बन गया था। पुरहुजूम मकामात पर धक्के खाते एक बुढ़ा खूसट लोगों की नजरों में तमाशा बन जाएगा, वरना असलम की खोज लगाना इतना भी मुश्किल नहीं था। अपने कमरे में ही रात का खाना खाते हुए बिलाखिर तंग आकर मैंने फैसला किया कि एक टैक्सी मंगवा कर सैर के बहाने बॉम्बे के उन इलाकों का रुख करूंगा जो उमूमन असलम के धंधे की पसंदीदा जगह हुआ करते थे। मगर होटल का खादिम खाने के बर्तन उठाने और बिल पर दस्तखत करवाने आया तो वो एक पर्चा भी साथ लाया था। उसने वो रुक्का मेरे हाथ में थमाया तो मैं चौंका। वो बोला, ये स्लिप कोई रिसेप्शन पर आपके नाम देकर गया है सर। मैंने खादिम को शुक्रिया और बख्शिश के साथ रुखसत करने के बाद धड़कते दिल के साथ रुक्के पर नजर डाली। वो तर्ज तहरीर मेरे लिए अजनबी नहीं थी। लिखा था, गुड इवनिंग अंकल, सॉरी आज भी आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। कल शाम श्री महालक्ष्मी मंदिर में पूजा के बाद आपकी तरफ आऊंगा। आपका भतीजा यशविंदर। रुक्के पर दर्ज अल्फाज पढ़ते ही मेरा दिल खुशी से झूम उठा। असलम भाई हमेशा की तरह जहानत में मुझसे एक कदम आगे निकले। उसने रशीद को मेरे पास वापस भेजने की भी जरूरत नहीं समझी और उसे वहीं से टाल दिया। उस रुक्के में भी उन्होंने निहायत जहानत से वो पैगाम दर्ज किया था जो सिर्फ मैं ही समझ सकता था। उस रात मैं देर से लेकिन खासी पुरसुकून नींद सोया। सुबह नाश्ते के बाद मैं होटल के करीब वाक़े छोटे बाजार में हल्की फुल्की खरीदारी के लिए गया। मुझे अपने मतलब की चीजें ढूंढने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। अलबत्ता बुढ़ापे की वजह से बार बार खुसूसी सुलूक और तवज्जो का मरकज बनना पड़ा। मजबूरन अपनी ख्वाहिश के बरखिलाफ जल्दी होटल वापस लौट गया। दोपहर के बाद मैंने अपना ऐसा हुलिया अपना लिया जो मुसलमान और हिंदू दोनों मजाहिब के पैरोकार इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने चाबी इस्तकबालिया वालों के हवाले करते हुए कहा कि मुमकिन है मुझे रात वापसी में देर हो जाए। अगर मेरी गैर मौजूदगी में कोई पैगाम आए तो महफूज कर लिया जाए। मुझे किसी पैगाम का इंतजार नहीं था, मगर मैं जानता था कि उमूमी तरीक़ाकार यही है। मैं टहलता हुआ होटल से बाहर निकला और धीरे धीरे एक तरफ चलने लगा। महज आदतन मैंने जायजा लेने की कोशिश की कि कोई मेरा ताक़ुब तो नहीं कर रहा। मुझे किसी पर शक नहीं गुजरा। एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सुस्त रफ्तारी से सड़क पार करने के बाद मैंने एक टैक्सी को हाथ दिया। उसे एक हट्टा कट्टा सिख चला रहा था। सुर्ख पगड़ी उसे शोख मिजाज जाहिर कर रही थी। उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, इसलिए दाढ़ी के बाल सरकश नहीं हुए थे। उसने हाथ बढ़ाकर टैक्सी का पिछला दरवाजा खोल दिया और खुशगवार लेकिन एहतराम आमेज लहजे में पूछा, कित्थे ले चला बुजुर्गो? मैंने धीमे लहजे में कहा, बेटा तारदेव रोड पर एक जगह जाना है, हाजी अली की दरगाह के करीब। उसने टैक्सी आगे बढ़ाते हुए कहा, जो हुक्म बुजुर्गो। मेरा ख्याल है कोई 1.5 घंटा लग जाएगा। कौन से रास्ते से चलूं? मैंने बेनियाजी से कहा, जो तुम्हारी मर्जी बच्चे, वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया। बोला, फिर ठीक है बुजुर्गो, बांद्रा और फिर कोलीवाड़ा से निकलते हैं।
वाहे गुरु की कृपा से रश कम मिलेगा। उसकी खासी साफ हिंदी बता रही थी कि वो बॉम्बे में काफी साल गुजार चुका है। अगले 1 घंटे 20 मिनट में इसकी तस्दीक भी हो गई। बेशतर टैक्सी ड्राइवरों की तरह वो भी वक्त गुजारी के लिए गुफ्तगू का शौकीन था। मुझे अपने बारे में तफसीली बात करने से गुरेजा पाया तो उसने अपनी जिंदगी के मामलात खोलने शुरू कर दिए। वो खासा सुलझा हुआ लड़का था। उसने ये बताकर हैरान कर दिया कि वो चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से आला नंबरों से BA कर चुका है और अब अपनी लंदन मुकीम मंगेतर नम्रता उर्फ निम्मी से शादी के लिए बरतानिया मुंतकिल होने और किसी अच्छी दरसगाह में मजीद तालीम के इरादे रखता है। आम टैक्सी ड्राइवरों के बरक्स वो खासे साफ सुथरे शौक रखता था। उसने मेरी तवक्को से अच्छी टैक्सी चलाई। अपने ठिकाने पर पहुंचकर उसे भाड़े और टिप के साथ ढेर सारी दुआओं से नवाजा तो वो खुश चल दिया। मैं धीरे धीरे लगभग 100 गज फासला तय करके किनारा मस्जिद के करीब पहुंच गया। उस रोज समंदर काफी उतरा हुआ था। असर की अजान हो चुकी थी या होने वाली थी। मैं वुजू करके हॉल में पहुंचा। मुझे पहली ही नजर में इफ्तिखार महमूद नजर आ गए। वो शायद सुन्नत पढ़ चुके थे और अब दो जानू बैठे तस्बीह पर कोई जिक्र कर रहे थे। मुझे उनके आसपास कोई दिखाई न दिया। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उनसे 2-2.5 फुट के फासले पर आलती पालती मार कर बैठ गया। बमुश्किल चंद सानिये गुजरे होंगे कि मैंने इफ्तिखार महमूद की बहुत धीमी आवाज सुनी। वो जिक्र के अंदाज में बड़बड़ाते हुए कह रहे थे, खतरा, मेरी निगरानी हो रही है। ढाबे के पीछे टैक्सी में असलम अली मिलेगा। जो कुछ कहना है लिख कर उसके हवाले कर दें, मैं मुलाकात का रास्ता निकाल लूंगा। इतना कहकर वो खामोश हो गए। इन चंद अल्फाज ने मेरे वजूद में सनसनी की लहर दौड़ा दी। जवाब में कुछ कहने की गुंजाइश नहीं थी। वैसे भी इफ्तिखार महमूद मेरी तरफ से मुकम्मल तौर पर बेनियाज हो चुके थे। मैंने जमात के साथ नमाज पढ़ी और फिर सबके साथ दुआ मांगी। मैं इस दौरान में गैर महसूस अंदाज में मस्जिद में मौजूद नमाजियों पर बारी बारी नजर डालकर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि इफ्तिखार महमूद की निगरानी करने वाला कौन हो सकता है। मगर जब इफ्तिखार महमूद नमाज पढ़कर मस्जिद से निकलने लगे तो सारा मामला साफ हो गया। इस मर्तबा एक मुसलमान या बज़ाहिर मुसलमान ड्राइवर को उनके साथ लगा दिया गया था, जो मस्जिद और दरगाह वगैरह समेत हर जगह उनके साथ साथ चिपका रहे। 50-55 साल का वो मजबूत जिस्म शख्स सादा लिबास में था और सिर्फ मखसूस छज्जेदार टोपी उसकी मनसबी शनाख्त करवा रही थी। उसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी, जैसे 2-3 माह पहले ही शेव तर की गई हो। उसकी मखसूस चाल बता रही थी कि वो कोई माहिर जासूस नहीं है। मैंने उसकी शक्ल ज़हन नशीन करने पर इक्तिफा किया। मैं धीरे धीरे मस्जिद से निकला तो इफ्तिखार महमूद समंदर के बीचों बीच बने रास्ते पर ड्राइवर के हमरा सैयदना हजरत हाजी अली शाह बुखारी की दरगाह की तरफ 40-45 गज का फासला तय कर चुके थे। मैं ढाबे के पीछे पहुंचा तो वहां वाकई असलम अली टैक्सी का बोनट खोले मेरा मुंतजिर था। मैंने उसके पास पहुंचकर जेरे लब सलाम किया और फिर आवाज बुलंद कहा, क्यों भाई मियाँ, टैक्सी ठीक है ना तुम्हारी? हमें क्रैफर्ड मार्केट तक छोड़ देंगे आप? उसने बेतासुर लहजे में कहा, बिल्कुल छोड़ देंगे सरकार, टैक्सी एकदम ठीक ठाक है। अपन तो बस तेल पानी चेक कर रहा था। ये सुनते ही मैं आगे बढ़ा, मगर वो पहले ही फ्रंट सीट वाला दरवाजा खोल चुका था। मैंने उसकी धीमी जज्बात से बोझल आवाज सुनी। बोला, इतना जुल्म तो न करें जमाल भैया। मैंने जवाब में बुजुर्गाना लहजे में दुआ दी, जुग जुग जियो बच्चे, हर कदम कामयाबी पाओ। चंद ही सानियों के बाद टैक्सी पैडर रोड पर उड़ी जा रही थी। लगभग 2 मील तक असलम अली ने मुझसे कोई बात न की। फिर उसने अचानक टैक्सी बाएं तरफ जाने वाली एक छोटी सड़क पर मोड़ ली। बमुश्किल आधा मिनट बाद साहिल समंदर हमारे सामने था। यहाँ सयाहों की खातिर तवाज़ो के खातिर खा लवाजिम नहीं थे, लिहाजा वहाँ लगभग सन्नाटा था। असलम अली ने टैक्सी सड़क किनारे खड़ी कर दी। मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया, मगर इससे पहले असलम अली घूम कर मेरी तरफ आ चुका था। इससे पहले कि मैं संभलता, वो दीवानावार गर्मजोशी से मुझसे लिपट गया। हम दोनों का जज्बाती मुआनका अच्छी खासी देर चला। बिलाखिर हम जुदा हुए और दोबारा टैक्सी में जा बैठे। असलम अली ने मेरे भेस की तारीफ की। मैंने खफगी से कहा, छोड़ो यार, एक बड़ी गलती साबित हुआ है ये हुलिया। खामखा लोगों की तवज्जो और हमदर्दी हासिल होती है। जरा सी तवनाई भरी हरकत करते ही शक भरी नजरों का निशाना बनने का डर रहता है। मैं मौका मिलते ही इस बहरूप से जान छुड़ा लूंगा। असलम ने कहा, तुम्हारी ये सारी बातें अपनी जगह वजन रखती हैं, मगर उसके बावजूद मैं महारत और चाबुक दस्ती की तारीफ किए बगैर न रह सका।